ठीक है ना। प्रोनाउन का जो पहला हमारा लेक्चर है, जहां से कोई भी कॉम्पिटिशन आप दें, बैंक दें, एसएससी दें, एनडीए दें, सीडीएस दें या यूपीएससी का एग्जाम दें, कभी भी प्रोनाउन से जो क्वेश्चन हमारे रेज होते हैं मैक्सिमम, वो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन से। असल में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहां से नहीं आते हैं, वो इंट्रोगेटिव से नहीं आते, एम्फैटिक से नहीं आते, इन सब से क्वेश्चन नहीं आते। तो टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा हूं मैं। तो पहला हमारा जो क्लास है वो पर्सनल प्रोनाउन का है। इस पर्सनल प्रोनाउन में भी ये हमारी लिस्ट है जहां से वो क्वेश्चन उठाते हैं। लेट का यूज करते हुए, प्रीपोजिशन का यूज करते हुए, 1 2 3 का यूज करते हुए, 2 3 1 का, पोसेसिव वर्ड्स का, रिफ्लेक्सिव वर्ड्स का, कंजंक्शन का, यहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा ये है कि हाउ टू अप्लाई द पर्सनल प्रोनाउन, कैसे हम पर्सनल प्रोनाउन को अप्लाई करें। तो देखिए लेट का क्या नियम है कि लेट के बाद या तो ऑब्जेक्ट आता है या तो ऑब्जेक्ट्स आता है। अभी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब हुआ, एक है तो ऑब्जेक्ट होगा, मोर देन वन है तो ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा। जैसे एक सवाल आ गया कि शी डज नॉट लेट आई एंटर हर प्राइवेट मैटर। शी डज नॉट लेट आई एंटर हर प्राइवेट मैटर। अब लेट के बाद जब कभी भी आप लेट देखिएगा तो लेट के तुरंत बाद आपका जो ग्लांस है वो प्रोनाउन में अगर पड़ेगा तो वो जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट में होना चाहिए। तो ये आई यहां मी में होना चाहिए। आपके एग्जाम में ये सेक्शन ए कर दे, ये सेक्शन बी कर दे, ये सेक्शन सी कर दे तो बी में गलत है। आई को मी में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि रूल कहता है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, राइट। अब ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब हुआ कि लेट यू ही एंड आई लिव टुगेदर अंडर दिस रूफ एंड मेक द प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर। ये स्टेटमेंट हो गया। तो एग्जाम में सेग्रीगेट करेगा, ये सेक्शन ए, ये बी कर दिया, ये सी कर दिया। तो ए में गलत किस बात का हो गया कि लेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट्स है तो वो मतलब कि लेट के बाद अगर यहाँ प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपको पता है कि यू का तो ऑब्जेक्ट यू होता है, लेकिन ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, और आई का ऑब्जेक्ट यहाँ मी होता है। यानी लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। यानी ए में गलत क्या हो गया, इस ही का यहाँ हिम कर देंगे और ये आई का यहाँ पे मी कर देंगे। यानी वन पॉइंट क्लियर हो गया कि लेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो आई है तो मी होगा, ही है तो हिम होगा, दे है तो देम होगा, वी है तो अस होगा, यू है तो यू ही रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो मोर देन वन प्रोनाउन आएंगे। तो यू और अगर ही है तो यू एंड हिम हो जाएगा, और अगर यहाँ पे यू ही एंड आई है तो यू हिम एंड मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये पहली चीज क्लियर हो गई। अब प्रीपोजिशन के बारे में बताते हैं कि लेट के बाद कैसे हमारे प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है। दूसरा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स आता है, याद रखिएगा। सेम थिंग है वहां पे, लेट की वजह से यहाँ पे लेट की तरह है। प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स का ही यूज किया जाता है। कैसे, जैसे लिखा है सी प्रीफर्स टू लिव विद आई नॉट विद ही, ऐसे आता है। तो यानी वह मेरे साथ रहना पसंद करती है, उसके साथ नहीं।
तो ये आपको पता है कि with is the preposition and again with is the preposition and what demands preposition, preposition के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ me हो जाएगा और इस preposition के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, him हो जाएगा। यानी जितने भी हमारे preposition है उन सारे preposition के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे एक सवाल आ गया कि divide the प्रॉपर्टी को बांट दीजिए between, अब यहाँ पे u and I अगर आ गया तो ये डाउट का सेशन हो गया, और डाउट का क्या हुआ कि बिटवीन का इंपैक्ट, यानी बिटवीन एक प्रेपोजिशन है तो इसका इंपैक्ट इस ऑब्जेक्ट पे अगर हो रहा है तो इस ऑब्जेक्ट पे भी होगा, तो एंड इसमें डमी हो जा रहा है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल सिर्फ कंबाइन करने का है, वरना प्रेपोजिशन का असर इस पे भी होगा इस पे भी होगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि u का ऑब्जेक्ट तो u होता है, लेकिन I का ऑब्जेक्ट यहाँ पे me हो जाएगा। और कैसे बोलेंगे, डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन u एंड me, इसका हो जाएगा। उसी तरह से अगर लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, ऐसे आ गया, अब यहाँ पे अमंग होगा, मान लिया अमंग you, he एंड शी, अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे हालत में आपको क्लियर हो गया, यू नो दैट अमंग का इंपैक्ट यू पे भी होगा, ही पे भी होगा और शी पे भी होगा। तो यू इज ऑलरेडी द ऑब्जेक्ट बट ही इज द सब्जेक्ट एंड शी इज द सब्जेक्ट, सो यू हैव टू चेंज ही। अब ही का यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हिम हो जाएगा, और शी का यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा। यानी दो चीजें हम लोगों ने स्टडी किया कि लेट के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है और प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, ऐसा हमारा नियम। ये दो चीजें क्लियर हो गई। सबसे इंटरेस्टिंग मिटाते से क्लियर हो गया होगा, तो चलिए तो मैं इसको रफ करता हूं। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा यहाँ दिया हुआ है कि 1 2 3 का क्या रूल है, ये व्हाट इज 1 2 3, तो 1 2 3 इज इन सेंस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इस 1 2 3 का दो रूल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। पहला रूल कहता है कि जब सारे सब्जेक्ट प्लरल होते हैं तो उन्हें 123 के क्रम में करते हैं। यहाँ लिखा है कि when all subjects are plural, जब सारे सब्जेक्ट प्लरल होते हैं तो उस सब्जेक्ट को 1 2 3 के सीक्वेंस में या उस ऑब्जेक्ट को 1 2 3 के सीक्वेंस में रखते हैं। अगर प्लरल हुआ तो सब्जेक्ट भी 1 2 3 के सीक्वेंस में और ऑब्जेक्ट भी 1 2 3 के सीक्वेंस में रखा जाएगा। कैसे, जैसे यू हो गया, दे हो गया एंड वी। अब लिखा है आर ऑलवेज डिवोटेड टू आवर, यहां पे आ जाएगा एम्बिशन। अब यहां लिखा है एम्बिशन, तो लिखा है कि यू दे एंड वी आर ऑलवेज डिवोटेड टू आवर एम्बिशन में डाउट जो हुआ वो यहाँ ए सेक्शन में हो सकता है, क्योंकि इसको कैटेगराइज करेंगे ए बी और सी में। तो ए में गलत इसलिए हुआ क्योंकि देखिए ये प्रोनाउन तो सही है लेकिन इसकी सीक्वेंस नहीं सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 का सीक्वेंस आएगा, तो ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये रॉन्ग हो गया। इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी यू एंड दे। अब जाके ये सही हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा क्या हो गया कि 1 2 3 का पहला रूल हुआ कि जब सारे सब्जेक्ट प्लरल में होंगे तो उन्हें 1 2 3 के सीक्वेंस में रखा जाएगा। अब ऑब्जेक्ट की बात हुई, जैसे लिखा है द टीचर, ध्यान सुनिएगा, द टीचर टॉट, अध्यापक ने पढ़ाया। अब लिख के आएगा यहाँ पे यू दे एंड यू देम एंड अस। हालांकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सही है लेकिन इसकी प्लेस नहीं सही है। इसको कर दीजिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सी में गलत हो गया कि नहीं हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अस, यू एंड देम। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? यानी 1 2 3 का दो रूल है। पहला रूल कहता है कि अगर सारे सब्जेक्ट प्लरल में है तो ये 1 2 3 का सीक्वेंस करिए, और अगर सारे ऑब्जेक्ट प्लरल में है,
अगर सारे ऑब्जेक्ट प्लरल हैं तभी 1 2 3 का सीक्वेंस यहां रखा जाएगा। दूसरा रूल कहता है कि व्हेन बैड सेंस ऑफ वर्ड्स, जब किसी भी सेंटेंस में बैड सेंस ऑफ वर्ड्स आते हैं तब भी उसमें आने वाले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को 1 2 3 के सीक्वेंस में रखा जाता है। 1 2 3 के सीक्वेंस में कब रखेंगे? जब बैड सेंस ऑफ वर्ड्स आएंगे। अब हमारे मन में एक डाउट आ गया कि यार ये बैड सेंस ऑफ वर्ड्स क्या है? तो बैड सेंस ऑफ वर्ड्स मैं आपको बताता हूं कि कौन हमारे बैड सेंस ऑफ वर्ड्स हैं। देखिए ध्यान से, ये जो हमारे बैड सेंस ऑफ वर्ड्स हैं ये कल्प्रीट भी हो सकता है, ये हमारा एरर भी हो सकता है, ये हमारा मिस्टेक भी हो सकता है, ये हमारा इरेगुलर भी हो सकता है, ये हमारा सिन भी हो सकता है, सिनर भी हो सकता है, एटसेट्रा कर दिया जाए। बहुत सारे बैड सेंस ऑफ वर्ड्स हैं। तो ये सारे अगर बैड सेंस ऑफ वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो उस सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट 1 2 3 के सीक्वेंस में होना चाहिए। एक बात और बच्चों याद रखिएगा, अगर ये नहीं है तो 2 3 1 का सीक्वेंस रखिएगा, अगर ये नहीं है तो 1 2 का सीक्वेंस रखिएगा, और अगर ये नहीं है तो 1 3 का सीक्वेंस रखिएगा, वरना 1 2 3 का सीक्वेंस रखिएगा। कब? जब वहां पे बैड सेंस ऑफ वर्ड्स आते हैं। कैसे? जैसे लिखा है कि यू ही एंड आई आर कल्प्रीट, कह रहा है कि तुम वह और मैं अपराधी हैं, सो वी शैल बी सेंट टू जेल। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब इसको सेग्रीगेट करिए, ये सेक्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो गलत कहां हो गया? सेक्शन ए में गलत हो गया। कैसे पता चला कि सेक्शन ए गलत है? क्योंकि इसमें एक बैड सेंस वाला वर्ड कल्प्रीट आया है। मर्डर आ जाए, कल्प्रीट आ जाए, फॉल्ट आ जाए, मिस्टेक आ जाए, एरर आ जाए, तो ऐसे हालात में इसमें आने वाले सब्जेक्ट को 1 2 3 के सीक्वेंस में करेंगे। तो आई, ही एंड यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही नियम, यही रूल आप ऑब्जेक्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? कैसे? जैसे लिखा है द टीचर विल पनिश, अध्यापक हमें दंडित करेंगे। अब देखिए द टीचर विल पनिश, अब यहां लिख के आया यू ही एंड आई फॉर वी वर एब्सेंट। अब देखिए एब्सेंट इज आल्सो अ काइंड ऑफ बैड सेंस ऑफ वर्ड। एब्सेंट भी एक बैड सेंस ऑफ वर्ड है। तो ऐसे हालात में ये सेक्शन ए कर दीजिए, इसे बी कर दीजिए, इसे सी कर दीजिए, तो ये बी में गलत हो गया। क्या गलत हो गया? पहली बात यहाँ हिम करते हैं हम, और यहाँ पे हम मी करते हैं, क्योंकि इस वर्ब के बाद ये सारे ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं है? ऑब्जेक्ट तो सही है लेकिन इनकी जगह गलत है, और इसको सही करिए तो बी में क्या सही करेंगे? मी, यू एंड हिम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? तो ये हमारा 1 2 3 का सीक्वेंस हो गया। दो रूल हमने पढ़ा, जब सारे सब्जेक्ट प्लुरल में होंगे तो 1 2 3 का सीक्वेंस, जब सारे ऑब्जेक्ट प्लुरल में होंगे तो 1 2 3 का सीक्वेंस, जब बैड सेंस ऑफ वर्ड्स होंगे तो सब्जेक्ट भी 1 2 3 के सीक्वेंस में और ऑब्जेक्ट भी हमारे 1 2 3 के सीक्वेंस में होंगे। बाकी 2 3 1 का सीक्वेंस हम लोग देखें। कैन आई रिपीट ऑल? हो गया? चलिए, तो मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बाकी बच्चों यहाँ पे 2 3 1 का सीक्वेंस क्या है? 2 3 1 हमारे गुड सेंस ऑफ वर्ड में यूज किए थे। गुड सेंस ऑफ वर्ड का मतलब जब पॉजिटिव सेंस ऑफ वर्ड होंगे या नेगेटिव ही होंगे लेकिन फेवरेबल सेंटेंस होंगे। इसको ऐसे लिखिए कि जब फेवरेबल, ऐसे फेवरेबल सेंस गिविंग जब सेंटेंस रहेगा, फेवरेबल गिविंग सेंटेंस रहेगा, तब वहां पे 2 3 1 का सीक्वेंस रहेगा। कैसे बच्चे? जैसे ही, यू एंड आई आर ऑलवेज ऑनेस्ट एंड लेबोरियस विथ आर स्टडी। अगर आप ऐसे कह दिया बच्चे तो ये पूरे सेंटेंस को अगर आप एनालाइज करें तो पूरे सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा ये पूरा सेंटेंस फेवरेबल का है जो हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे हालात में ये 2 3 1 के सीक्वेंस में करेंगे। यानी जो सब्जेक्ट है
ये प्रोनाउन तो सही है लेकिन की जगह गलत है, तो इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू, ही एंड आई, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, पास में आ गए। तो ये सीक्वेंस सब्जेक्ट का भी है, यही सेम सीक्वेंस ऑब्जेक्ट का भी हो जाएगा, लेकिन शर्त है वो सेंटेंस फेवरेबल सेंस गिविंग सेंटेंस होना चाहिए, जो हमारे पक्ष की बात करता है, हमारे सपोर्ट की बात करता है। तो 1 2 3 और 4 समझ में आ गया। ये पॉसेसिव वर्ड्स का क्या मतलब हुआ, इसको 2 मिनट में बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसको ऐसे समझिए। पॉसेसिव वर्ड्स का क्या मतलब हुआ बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे 1 + 2 + 3 = आवर होगा, यानी पॉसेसिव आवर लगेगा। फिर 1 + 2 = आवर होगा, फिर 1 + 3 = आवर होगा। ये क्या मतलब हुआ कि जब तक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन रहेगा तब तक उसका पॉसेसिव आवर होगा, जब तक फर्स्ट पर्सन है तब तक पॉसेसिव आवर होगा। यानी यहाँ आई है या वी है तब भी आवर, आई है वी है तब भी आवर, आई है और वी है तब भी आवर। यानी ये दोनों पर्सन या ये पर्सन डमी हो जाते हैं, मेन रोल फर्स्ट पर्सन का यहाँ पर होता है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन एब्सेंट हो गया तो ऐसे 2 + 3 हो जाए या 3 + 2 हो जाए, तो यहाँ योर होगा और यहाँ पे योर होगा। यानी फर्स्ट पर्सन के हटते ही सेकंड पर्सन का मेन इसका रोल हो जाएगा, तो सेकंड पर्सन की वजह से यहाँ पे योर का यूज करेंगे, राइट। अब बेटा थर्ड पर्सन भी गायब हो गया, सेकंड पर्सन भी गायब हो जाए, तो ऐसे नियम बनता है 3 + 3 = यहाँ पे देयर होगा। और थर्ड पर्सन में किसी का नाम भी आ सकता है, कोई कॉमन नाउन भी हो सकता है, या ही, शी, इट और दे भी हो सकता है, तो यहाँ पे देयर का यूज करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 में जब तक फर्स्ट पर्सन है तब तक आवर, फर्स्ट पर्सन गायब तो सेकंड पर्सन की वजह से योर होगा, ये भी गायब तो दो थर्ड पर्सन एक साथ मिलेंगे, तो इसका पॉसेसिव यहाँ पे देयर हो जाएगा। होप सो ये पूरा क्लियर हो गया ना। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो रिफ्लेक्सिव वर्ड और कंजंक्शन के भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, इसको भी 2 मिनट में बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। कैन आई रिपीट ऑल?